नाम शोबे उर्दू टीटी कॉलेज मधेपुरा। आज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्स अंडर CBCS इन उर्दू CC फर्स्ट से कुछ बातें करनी है। सवाल है पहला, रानी केतकी की कहानी। इंशाअल्लाह खां इंशा की ये तसनीफ़ है और बहुत ही मशहूर तसनीफ़ है। इंशा एक मशहूर शायर हैं, साथ ही उनकी शायरी की तरह उनकी नसर में इल्मियत, ज़हानत और जिद्दत की कलियां सिटकती हुई नजर आती। इंशा ने नसर की काफ़ी खिदमत की है। अब तक उनकी 5 नसरी तसानीफ का सुराग मिल सका है। इनमें दरियाए लताफत, लताफ़े सआदत, तुर्की रोज़नामचा, मसलके गौहर और 5वीं किताब रानी केतकी की कहानी और उदयभान की कहानी है, जो 1803 ईस्वी में तख्लीक की गई है। ये कहानी जिद्दत तराजी मैं अपनी मिसाल आप, ये बेनज़ीर कहानी है। इंशा की रानी केतकी की कहानी की सिर्फ अहमियत न सिर्फ उर्दू अदब में है, बल्कि इस तसनीफ़ ने उनको हिंदी अदीबों की महफिल में भी काफ़ी रूशनाश कराया है। हिंदी के नक्कादों का बाकायदा जिक्र अपनी तनकीद में किया गया। इनका शुमार उन अदीबों में करते हैं जिन्होंने खड़ी बोली को काफ़ी तरक्की की है। इस तरह हिंदी अदीबों ने इंशा को अपना लिया और उनकी खिदमत को तस्लीम कर लिया। डॉक्टर लच्छीसागर वास्टन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जदीद खड़ी बोली की नसर की तरक्की में इंशा का वही मुकाम है जो कदीम अदब में अमीर खुसरू का मुकाम। रानी केतकी का प्लॉट बहुत ही दिलकश है, बहुत ही अनोखा है। अगर ये कहानी तबादाद है, ताहम इसमें दास्तानी रंग के साथ साथ समाजी हकीकत भी मौजूद है। कहानी का खुलासा ये है कि किसी राजा के एक बेटा था। किसी राजा को एक बेटा था जिसका नाम कुंवर उदयभान था। एक दिन घोड़े पर चढ़कर उसने सैर किया तो एक हरनी को देखकर उसका जीव उस पर लोटपोट हो गया। वो हरनी इतनी खूबसूरत थी कि वो देख करके उस पर पूरा लोटपोट हो गया। उसने उसको पसंद कर लिया और उसने उसका पीछा अपना घोड़ा से कर डाला। हरनी आगे बढ़ी, पीछे पीछे घोड़ा से वो सफर करता हुआ चला, उसका पीछा करता हुआ चला। हरन तो निकल गया, लेकिन ये भूखा प्यासा धूप की तपिश में बाग में ढूंढता फिर रहा था कि वो हरनी कहाँ। यहाँ 40-50 लड़कियां झूला झूल रही थी। बाग में
गए, ये घोड़ा पर सवार होकर के देखा 40-50 लड़कियां वो झूलवा झूल रही थी, झूले पर झूला झूल रही। उनमें से एक लड़की पर उनकी आंख लड़ गई, उसका नाम रानी कैतकी था। वो भी कुंवर पर फरेफ्ता हो गई, क्योंकि कुंवर भी देखने में भोला भाला खूबसूरत यंग चैप था। दोनों एक दूसरे का हाल जानकर आपस में अंगूठियां एक दूसरे से बदल ली। ये मेरी अंगूठी तुम पहन लो, और उन्होंने कहा ये मेरी अंगूठी आप पहन लीजिए, ताकि कहीं किसी मुकाम पर पहुंचने के बाद आप अंगूठी देख के मुझको याद कीजिएगा। और इस तरह से दोनों फिर एक दूसरे को याद करते रहे। कुंवर उदयभान घर आता, इसी दरमियान में कुंवर उदयभान घर आता, तो जाहिर सी बात है कि अंगूठी को जब देखता है तो उसकी मुंह पर मुहर लग जाती है। हर वक्त उदास रहता है, गमज़दा रहता है, गमगीन रहा करता है। माँ बाप को उसकी खबर होती है कि आखिर ये बच्चा क्यों गमज़दा रहता है, क्यों फिक्रमंद रहता है, इसकी क्या वजह है। तो वो रानी के माँ बाप के पास बेटे की शादी का पैगाम भेजते। लड़की वाले इस पैगाम को पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी शान के खिलाफ था। इस पैगाम को उन्होंने ठुकरा दिया, पसंद नहीं। इस बात पर दोनों राजाओं में लड़ाई ठन गई, मारका आराई हुई। लेकिन चाहने वाले इस पर एक दूसरे को चाहते रहते हैं। उस लड़ाई का फर्क इन दोनों पर कुछ नहीं पड़ता। और इस लड़ाई के ज़माने में भी पैमाने मोहब्बत की तजदीद होती रहती है। वो पैमाने मोहब्बत को तजदीद करते रहते। दोनों तरफ की फौजें यानी राजा उदयभान और प्लस रानी कैतकी के वालिदैन की तरफ की फौज मध्य मुकाबिल खड़ी हो जाती। तो रानी कैतकी का बाप राजा जगत प्रकाश अपने गुरु को मदद के लिए तलब कर। गुरु जी तो बहुत से गैर मामूली अफ़आल पर कादिर थे। अपने रानी कैतकी का बाप राजा प्रकाश अपने गुरु को मदद के लिए तलब करता है। जो बहुत से गैर मामूली अफ़आल पर ये कादिर थे। अपने 90 लाख अतीतों या शागिर्दों को लेकर मैदान में आ जाते हैं। राजा सूरजभान की सारी फौज उसके साहराना ग्रीष्मों से तितर बितर हो जाती है। और गुरु जी के मंत्र से उदयभान और उसके माँ बाप हरनी बन जाते। रानी कैतकी फराक के दिन रोने धोने में काटने लगती है और आखिरकार चंद्रभान की तलाश में निकल खड़ी हो जाती है। राजा जगत प्रकाश पहले तो खुद उसे ढूंढता है, लेकिन जब कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर गुरु महेंद्र की मदद मांगता। गुरु महेंद्र आते हैं और रानी कैतकी को राजा इंद्र की मदद से ढूंढ निकालते हैं। और फिर उन्हीं के बीच में पड़ने से दोनों का ब्याह तय होता है। बड़े ठाटबाज से दोनों की शादी होती है। राजा उदयभान बाप के सिंहासन पर बैठता है और
राजा वाली सुख से जिंदगी के दिन गुजर बसर करने लगता है। इंसान इस कहानी में कदीम दास्तानी रंग कायम किए। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बड़ी हद तक रिवायत से बगावत की है। उसके बावजूद इंसान मादी से मुकम्मल तौर पर रिश्ता मुनक़ता कर दिया है। इंसान अपने अहद के मजाक से मजबूर थी। यही वजह है कि उन्होंने कहानी के ताने बाने में जावजा दास्तानों के रंग को भी शामिल कर लिया है। मसलन उदय भान का कदीम अहद के शहजादों का शिकार हो जाना, कदीम अहद के शहजादों का शिकार पर जाना, हरनी का पीछा करना, ताकुब में बाग में पहुंचना, एक लड़की पर आशिक हो जाना और फिर घर आकर खाना पीना तर्क कर देना, तकरीबन यही सारे अनासिर कदीम दास्तानों में भी मिलते हैं। इस कहानी में कदीम दास्तानों की तरह माओ फौकुल फितरी अनासिर बदर्जे औतम मौजूद हैं। मसलन जगत प्रकाश अपने गुरु महेंद्र को पैगाम एक बगोले के जरिया भेजता है। बगोले गुरु जब मैदान जंग में मदद के लिए पहुंचता है तो काली आंधी उठती और ओले बरसने लगते, जिनसे उनका दुश्मन तबाह हो जाता और उसके इर्द गिर्द जिले पर जोड़े की बूंदों की नन्ही नन्ही फुहारें पड़ने लगती। उदय भान, सूरज भान और लक्ष्मी पास को हरन और हरनी में तब्दील कर देता। भभूत के मिल लेने से किसी को नजर न आता मगर उसे सब कुछ नजर आ जाता। भभूत के मल लेने से भभूत सर पर मला जाता है, इस तरह से ही इन सारी बातों का ताल्लुक कदीम दास्तानों से है। इस तरह हम कह सकते हैं इस कहानी पर कदीम दास्तान का रंग पूरी तरह पड़ा हुआ है। इस पर कदीम दास्तानी रंग की छाप है। रानी कैदकी की कहानी में किरदार निगारी रहता है। रानी कैदकी की हीरोइन कैकती है, इसमें हीरोइन की सारी खूबसूरतें मौजूद। हीरो कुंवर उदय भान ये खुबरू है, देखने में अच्छा है। दास्तानी हीरो की तरह इसमें भी जज्बातियत मौजूद है। वो इश्क के दाम में असीर है, इश्क के दाम में असीर हो गया है और अपने होश व हवास को खो बैठा। इंसान मदनी बान के किरदार को भी निहायत होशियारी के साथ पेश किया। मदन कैदकी की सहेली और इसके दुख सुख में वो शरीक, वो निहायत ज़हन और दूर अंदेश वाक़े है। उसने कैदकी को कुंवर से पहली बार मिलाया था। उसने दोनों की शादी भी कर दी थी और बात की पुख्तगी के लिए अंगूठियों का तबादला करा दिया और फिर बाद में लिखा पढ़ी भी कर दी। इस कहानी के दीगर किरदार मतलब जगत प्रकाश, सूरज भान भी बहुत ही दिलकश है। इसको पढ़ने के बाद, इस किरदार को पढ़ने के बाद पढ़ने वालों को अपनी तरफ मजबूर कर देता है।
उन लोगों ने राजाओं के खुसूसियात का मुजाहरा मुनासिब अंदाज से किया। रानी कामलता और रानी लक्ष्मीबाई के किरदार भी इसी माहौल के मुताबिक, उन लोगों ने रानी का रोल भी हालात के मुताबिक अदा किया है। गर्दे के कहानी की किरदार निगारी बहुत ही कामयाब और दिलकश अंदाज। रानी कैदकी के कहानी में मुकालमे भी होते हैं, मुकालमे भी हमें जा बजा मिलते हैं। अगर इनका वो अंदाज नहीं है जो ख़ास तौर से दौरे जदीद के ड्रामों और नावलों में हमें मिलता है। इस कहानी में मुकालमे अंदाज में मौजूद है। इस कहानी में मुकालमे अंदाज में मौजूद है। कहानी के दौरान इंशा ने दो किरदारों की गुफ्तगू भी दिखाई है। मसलन जब कुमार उदय भान बाग के अंदर दाखिल हुआ तो रानी कैदकी ने कहा, सुनिए, इस अलग चले को भला क्या कहते हैं? हक जो तुम झट से देख पड़े, न जाना जो यहाँ रंडिया इतनी झूल रही हैं, अजी तुम जो इस रूप के साथ बेधड़क चले आओ, हो ठंडी ठंडी छा न चले जाओ। इसका जवाब कुंवरियों में देता है। इतनी दिखाइयाँ न दीजिए, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छां मैं ओस का बचाव करके पड़ा रहूँगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर इधर को मुंह पड़ेगा, चल पड़ूंगा, चला जाऊंगा, किसी का कुछ लेना देना नहीं। गर्जे के रानी कैदकी के मुकालमों में दौरे जदीद की टेक्निक नहीं पाई जाती है, बल्कि जिस तरह कदीम दास्तानों में मुकालमे मिलते हैं वही उसी अंदाज में कहानी में भी ये बातें हमें मिलती हैं। इंशा का कमाल ये है कि उन्होंने इस कहानी में मुख्तलिफ मकामात पर कदीम हिंदुस्तानी तहजीब की झलकियाँ पेश की हैं। इससे ये पता चलता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब, इंडियन कल्चर का मुताला किस गहराई के साथ किया है। मसलन जब रानी कैदकी और कुंवर उदय भान ने मुलाकात की और शादी की बात पक्की हो गई तो मदन बान ने कहा, अपनी अपनी अंगूठियां हेर फेर कर यानी अदल बदल कर लो और आपस में लिखवटे अभी लिख दो, फिर कुछ अचर मचर न रहे। रानी कैदकी की इस कहानी से उस दौर के मुआशरे पर बखूबी रोशनी पड़ती है। एक जगह इंसान ने दिखाया है कि शादी के मौके पर मुख्तलिफ घाटों को सजा दिया गया। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी लिखा है, कदीम अहद में कितनी किस्म की नावें होती थी, यानी घाट को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए बहुत किस्म की नावें होती थी। चुनांचे इंसान ने फवाड़े भूलिए और बजरे और लचके और मोरपंखी और सोनामुखी और श्याम सुंदर और राम सुंदर नामों का नाम लिया है। इंसान एक जगह दिखाया है कि जब उदय भान तख्त नशीब हुआ तो महफिल रक्स सुरूर गर्म हो गई, रक्स और सुरूर की महफिल गर्म हो गई। चुनांचे इस मौके पर सांग, संगीत, घंटी, ताल होने लगा और यमन कल्याण, शुद्ध मकियान, रिजौनी, कांठरा, कलियाज, सोमनी,
इधर भाट, सोहट, कांगड़ा, भीरवी, खट, ललित और भीरियों वगैरह जैसी राग पेश किए गए। हिंसा की सारी तफसीलात से हिंदुस्तान के कदीम अहद पर रोशनी पड़ती है और हमें इस बात का इल्म होता है कि इस दौर की तहजीब कैसी थी, उस दौर की तहजीब कैसी थी, उसका तमद्दुन कैसा था, लोग किस तरह से रहते थे और शादी ब्याह के मौके पर किस तरह के जश्न का एहतमाम क्या करते थे, जो हमने पहले आपके सामने अर्ज किया है। इस लिहाज से रानी कैद की कहानी बहुत अहमियत रखती हामिल है, बहुत अहमियत रखती है। दरअसल ये कहानी इस दौर की एक तमद्दुनी तारीख, जो तहजीब थी, जो तमद्दुन था, जो कल्चर था, उसकी एक हिस्ट्री, उसकी एक तारीख मुकम्मल। हिंसा की तस्वीर, रानी कैदकी की कहानी लसानी एतबार से बहुत अहम। ये कहानी खास खड़ी बोली में लिखी गई है, एक खड़ी बोली है इसमें। ये इंशा का कमाल है कि उनको अरबी फारसी जबान पर भी महारत हासिल है और उन जबानों के अल्फाज को बिला तकल्लुफ अपनी नज़्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। वही इंशा जब हिंदी जबान लिखने पर आए तो अपनी तहरीर में एक लफ्ज भी अरबी और फारसी का नहीं लिखा, नहीं इस्तेमाल किया। ये इंशा की हुमागिरी और हुमाजहदी की एक आला मिसाल है। अल्लाह बताइए, जो अदीब, जो शायर अरबी का जानने वाला हो, फारसी का जानने वाला है और उस पर पूरी महारत वो हासिल किए हुआ है, और अगर वो दूसरी जबान पर लिखने के लिए बैठता है तो एक भी लफ्ज न अरबी का आता है न फारसी का लाता है, बल्कि जो जबान उस जमाने में ही खास करके खड़ी बोली है उसी का इस्तेमाल वो करता है। यही इंशा की कामयाबी की दलील है। इंशा ने अपनी कहानी में जा बजा अपनी बोली के दोहे भी पेश किए। जरा दोहा को मुलाहिजा कीजिए। मसलन, आतियां जातियां जो साए हैं, उसके बिंदिया सब पे फांसे हैं। इंशा ने अपनी कहानी में इन मुहावरात का भी इस्तेमाल किया जो उस वक्त दिल्ली में रहे। भाई ये ज़बान तो अभी हम लोगों के समझ में ज़रा दुश्वार मालूम होती है, क्योंकि उस ज़माने की ज़बान थी, इसीलिए ज़रा समझ बूझ के बोलना भी पड़ता है। इससे ये फ़ायदा हुआ कि ये इससे उस वक्त जो दिल्ली में ज़ुबान थी, राइज थी, मुहावरात, उसका इस्तेमाल इंशा ने अपनी कहानी में किया। इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मुहावरात गज़ल में बदर्जे मजबूरी नज़्म नहीं हो सकते थे, वो नसर में महफूज हो गए हैं। इस तरह इंशा ने बहुत मुहावरात को दस्तबर्द ज़माना से बचा दिया। अगरचे इंशा ने अपनी कहानी नहायत सादा और आम फहम ज़बान में लिखी है, ताहम उन्होंने बाद मकामात पर मुकफ़ा इबारत को भी अपनी नस्ल में दाखिल कर दिया है। मसलन एक में सुनिए, पुराने धराने डाग बूढ़े घागिए खड़ाग लाए। एक दूसरा है, उनको सुने तमाबिर रोए तो पड़े रोने दो। तीसरा है, कुछ दाल में काला है, वो कुमार उदय बहन जिससे तुम्हारे घर का उजाला है। 4 में, लाज छोड़ के हाथ जोड़ के मुंह को फोड़ के घटिया के ये लिखता हूँ। 5 में, ये कैसी चाहत है जिसमें नूर बरसने लगा और अच्छी बातों को तरसने लगा। इंशा के यहाँ वाहिद से जमा बनाने का तरीका
बहुत ही पुरलुत्फ है। अगरचे वो आम कायदे के मुताबिक हिंदी इसम की जमा वाहिद के आगे अन बढ़ाकर बनाते हैं, मगर वो जमा बनाने का यही तरीका फेल पर मुंतबक करते हैं, जैसे जितनी रानियां महारानी लक्ष्मी या उसके पीछे चली अतिया थी, इंसान ने आदि की जमा अतिया बना ली। आदि हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उस जमाने में जमा उन्होंने अतिया बना लिया। ये इंशा एक जगह और लिखते हैं, बहुत महाराजाओं के गुणों की बातें आइयाँ, इंसान ने आई की जमा आइयाँ लिख दी है, बना ली है। मुख्तसर ये इंशा की ये कहानी हर नुक्ते नज़र से कामयाब और दिलचस्प और रानी कैदकी की कहानी उर्दू की एक वाहिद दास्तान है, जिसने हिंदू माशरत और तहजीब के मिजाज को जिंदगी का रूप देकर जिंदा जावेद बना।